So, as we were solving the questions of sample question paper of grade 12 physics, we have solved question number 1 to question number 5. And in this lecture, we are going to solve question number 6 to question number 10, one by one. And we are solving here the section A, in which we have MCQs. So question number 6 given है, the light from a monochromatic source is incident on a single slit, and the resulting diffraction pattern is viewed on a screen. The graph shows the variation of the intensity the in, with the distance on the screen. Okay, ये यहाँ पे ओके यहाँ पे अपने को इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ गिवन है. द विड्थ ऑफ द स्लिट इज इंक्रीज्ड कीपिंग द इंटेंसिटी ऑफ द सोर्स द सेम. Which of the following graph is correct? The original curve is shown with a dashed line. ओके, यहाँ पे पूछा गया है कि अगर उस मोनोक्रोमेटिक सोर्स में जो डिफ्रैक्शन हो रहा है, डिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन बाय सिंगल स्लिट, डिफ्रैक्शन बाय सिंगल स्लिट का केस है, और ये इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ है. अब इसमें पूछा यह गया है कि अगर उस स्लिट की विड्थ को इंक्रीज कर दिया जाए तो कीपिंग द इंटेंसिटी ऑफ द सोर्स ऑफ द सेम, यानी कि सोर्स की इंटेंसिटी सेम रखी गई है, तो अब उसके ग्राफ इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ में क्या डिफरेंस आएगा? एज वी नो दैट एम्पलीट्यूड इज related to the width of the slit, यानी कि जब डिफ्रैक्शन बाय सिंगल स्लिट होता है तो उसमें एम्पलीट्यूड जो होता है, इंटेंसिटी का जो एम्पलीट्यूड होता है, दैट इज related to the width of the slit. How it is related? It is related as width. When width increases, amplitude also increases. Fine. So from the given graphs, we can see that first intensity is same. You can see the higher intensity is same. So ये correct नहीं है. Then second, again the intensity versus distance graph में ये intensity, maximum intensity same रखी गई है. So it is not possible. Option C के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसमें intensity तो बढ़ गया है, लेकिन उसका पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है. How it is different? As we know that amplitude है. Okay. Amplitude is related with the width. So if we talk about the intensity, so it is somehow related to the width ka square. Intensity is directly proportional to the square of width. So it would be correctly graph represented is option D. So option D is correct here. Now for visually impaired students, they have given the phenomena of superposition of two waves resulting in redistribution of energy is known as, ये तो definition है interference का, so it is known as interference. So option B is correct here. Option B is correct because interference में क्या होता है, there can be two or more waves, they superimpose and there will be a redistribution of energy, and this phenomena is known as interference. Okay, question number 7. Which of the following transitions corresponds to the emission of radiation of the maximum wavelength? Okay, अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि इसने क्या पूछा है, एमिशन की बात करी है. ओके, एमिशन की बात करी है तो हमें इसमें यह ध्यान रखना है कि व्हाट इज द केस ऑफ एमिशन. जब कोई एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जाता है तो उसको हम एमिशन, तब वो क्या करता है, एक ये बोल सकते हैं कि उससे फोटोन रिलीज होता है और फोटोन की कुछ वेवलेंथ होती है वहां पे. ठीक है, एमिशन होता है वहां पे रेडिएशन का. देन उसके अब यहाँ पे जो गिवन है, इसके इनमें जो ग्राफ गिवन है,
इसमें ये एनर्जी लेवल्स है 1 2 3 4, और इनके बीच ये कुछ इस तरीके से अरेंज्ड है कि ये इनके बीच का एनर्जी गैप है, यानी कि 1 और 2 के बीच का गैप इतना है, 2 और 3 के बीच का गैप इतना है, और सिमिलरली आगे वाले गैप्स आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे पता करना रहेगा कि एमिशन कौन सा है और एब्जॉर्प्शन कौन सा है। एब्जॉर्प्शन कब होता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट से, या फिर बोल सकते हैं लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाता है, तो वो फोटोन का एब्जॉर्प्शन करता है, उसको एनर्जी चाहिए होती है उस टाइम पे। और जब वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है, तो वो एनर्जी रिलीज करता है या रेडिएट करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थर्ड थर्ड के केस में वो थर्ड थर्ड एनर्जी लेवल से फोर्थ एनर्जी लेवल में जंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इट इज द केस ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है। देन सिमिलरली फिफ्थ एंड सिक्स, दे ऑल्सो, थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, दे आर द केस ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है। नाउ द रिमेनिंग केसेस, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ, ये कौन से केसेस है? एमिशन के केसेस है। यहां पे रेडिएशन हो रहा है, एमिशन, रेडिएशन, देयर इज एमिशन ऑफ द रेडिएशन। अब बात करते हैं कि वो वेवलेंथ से कैसे रिलेटेड है। तो एज वी नो दैट द एनर्जी गैप डेल्टा ई कैन बी रिटन एज hc by lambda, where h is the Planck's constant, c is speed of light in vacuum, and lambda is the wavelength. So how they are related? Energy, the energy gap is inversely proportional to the wavelength. अगर energy gap कम होगा तो wavelength maximum होगी। तो इन given cases में अगर आप देखेंगे, if you see दिस फर्स्ट ट्रांजिशन, अगर फर्स्ट ट्रांजिशन की बात करते हैं जो सेकंड एनर्जी स्टेट से फर्स्ट एनर्जी स्टेट में जा रहा है, देन सेकंड ट्रांजिशन इट इज गोइंग फ्रॉम फोर्थ टू सेकंड, एंड फोर्थ ट्रांजिशन इट इज गोइंग फ्रॉम थर्ड टू सेकंड। सो यू कैन सी द एनर्जी गैप, एक ये एनर्जी गैप है, ये एक एनर्जी गैप है, और एक ये वाला एनर्जी गैप है। सो फ्रॉम द डायग्राम it is clear that it is clear that इनके एनर्जी गैप्स के बारे में थोड़ा बता देते हैं। दैट डेल्टा ई फर्स्ट is greater than delta E second greater than delta E fourth। तो इसमें जिसका ज्यादा एनर्जी गैप है उसका वेवलेंथ कम है। तो इसका मतलब कि अगर वेवलेंथ की बात करूंगा मैं यहाँ पे, तो ये उसका ऑर्डर होगा, wavelength fourth. So that is why the transition in which that electron is jumping from third energy level to second energy level, the wavelength is maximum. So option C is correct. Option C is correct. Now for next question is given for visually impaired candidates. Which of the following transitions correspond to emission of radiation of द मैक्सिमम वेवलेंथ? अगेन वो मैक्सिमम वेवलेंथ पूछ रहा है, किसमें? एमिशन में पूछ रहा है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन वाले हैं उनको नेग्लेक्ट कर देना है। एब्जॉर्प्शन वाले कौन सा होगा? जो लोअर से हायर में जा रहा होगा। तो थर्ड टू फोर्थ इट इज द केस ऑफ एब्जॉर्प्शन। देन फर्स्ट टू थर्ड अगेन इट इज द केस ऑफ absorption. Then second to third it is again the case of absorption. Now as we know that fourth to second orbit ये emission का केस है, and second to first again it is the case of emission, and third to second it is the case of emission. Now for this we have to know the gap between the energy levels. So as we know that the gap between energy level from third to second, when an electron jump from third to second, the energy gap is less. So that is why in this case
it will the radiation will have maximum wavelength. So option C is correct for it. Now question number 8. A charged particle is projected along the axis of a current carrying loop. Which of the following statements is true? अब इसमें कुछ इस तरीके से पूछा गया है कि अगर एक लूप है मान लो यहाँ पे, ठीक है, और इसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है, लेट अस सपोज द करंट आई इज फ्लोइंग. नाउ अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड along the axis of a current carrying loop. मान लो ये एक्सिस है उसका करंट कैरिंग लूप का, तो इसके अलोंग द एक्सिस ऑफ द लूप, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन, मान लो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो भी चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल, लेट अस सपोज क्यू इज द चार्ज, क्यू इज द चार्ज ऑन दैट पार्टिकल, क्यू चार्ज को हमने उसमें प्रोजेक्ट किया है उसके एक्सिस के अलोंग. तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है, द एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल will depend on the velocity with which it is projected. Second है, the acceleration of the charged particle. Again third, acceleration. Okay, ये पार्टिकल के एक्सेलरेशन से रिलेटेड है या फिर उसकी मोशन से रिलेटेड है, तो हमें पता करना रहेगा यहाँ पे कि उसके मोशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप. अब इसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है, इस लूप में करंट फ्लो कर रहा है, तो ऑब्वियसली देयर विल बी ए मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, अब वो मैग्नेटिक फील्ड है, इफ यू सी राइट हैंड थंब रूल, सो द मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन. अब उसी एक्सिस के अलोंग उसने चार्ज को भी फ्लो करवा दिया. दैट मींस द वेलोसिटी, इफ वी टॉक अबाउट b vector, so here the b vector is, let us suppose some constant value b naught into j cap, और यहाँ पे जो वेलोसिटी वेक्टर है v वेक्टर, दैट इज ऑल्सो सम v नॉट वेलोसिटी, v नॉट उसका मैग्नीट्यूड हो गया, एंड द डायरेक्शन इज सेम क्योंकि उसी एक्सिस के अलोंग हमने उसको प्रोजेक्ट किया है. नाउ व्हाट वुड बी द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट चार्ज पार्टिकल? इट वुड बी q v क्रॉस b वेक्टर अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक फोर्स फॉर्मूला. ठीक है, अब मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा यहाँ पे? q इंटू v क्रॉस कितना हो जाएगा? v नॉट j कैप क्रॉस b नॉट j कैप. नाउ j कैप क्रॉस j कैप विल गिव अस 0. So no force will be acting on the particle. So if there is no force on the particle, there will be no acceleration and the particle will move with the constant velocity. So option D is correct here. The charged particle will move with constant velocity. There will be no change in the velocity. यहाँ पे force अगर 0 है तो acceleration भी 0 होगा, क्योंकि अगर उसका मास m है और acceleration a है तो ma will also be 0. So option D is correct. Now question number 9. Two small identical magnets are allowed to fall freely, one through a vertical solenoid of 20 meter made up of copper and another in air through the same vertical distance. The time taken by the two magnets to fall will be. Okay, so it is related to the inductance, we can say that. अगर वो कोई भी मैग्नेट है, उसको मैं सोलेनॉइड के अंदर से, मान लो मेरे पास ये सोलेनॉइड है, वर्टिकल सोलेनॉइड है, उसके अंदर मैं मैग्नेट को गिराता हूं. मान लो मेरे पास एक बार मैग्नेट है, मैं उसको गिराता हूं और एक सीधा उसी सेम हाइट से उसको एयर से गिराना है मुझे. तो पूछ रहा है कि कौन सा मैग्नेट वहां पे ज्यादा टाइम लेगा, ज्यादा लेगा या कम लेगा, उसमें हमें बताना है. तो अगर वो सोलेनॉइड से गुजरेगा, अगर दैट मैग्नेट इज पासिंग थ्रू द सोलेनॉइड, so because of the movement, because of the movement of that magnet through the solenoid, there will be an induced magnetic field. अब उस सोलेनॉइड में इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा. अब अगर वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है तो अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ, दैट induced magnetic field will oppose the motion of the magnet. क्योंकि लेंज लॉ क्या करता है कि जो इंडक्शन होता है वो कोज को अपोज करता है, जिसकी वजह से इंडक्शन हुआ है उसी कोज को वो अपोज करता है. तो मोशन उसका डाउनवर्ड मोशन की वजह से वहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ है, तो वो उसी को अपोज करेगा. सो दैट इज वाई
the magnet which is passing through the solenoid will take the longer time. वो ज्यादा टाइम लेगा. So more for the magnet falling through the solenoid. So option C is correct here. Now question number 10. The EMF generated by an AC generator is given by V equals to V naught sine omega t, where omega is the angular frequency of armature of generator. What will be the EMF if angular frequency is doubled? अच्छा, एक चीज आपको ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला कब वैलिड है? जब आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है. बाकी इसका एक्चुअल अगर बात करेंगे, वी का फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी. ठीक है, जहां पे n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है, b क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, a क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी. तो अब इस केस में यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द ईएमएफ इफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड. अगर ओमेगा को मैं यहाँ पे 2 ओमेगा कर दूं तो उसके ईएमएफ पे क्या डिफरेंस आएगा? तो वो ईएमएफ क्या आएगा? v इक्वल्स टू एन बी ए, ओमेगा की जगह पे मुझे 2 ओमेगा करना है, साइन 2 ओमेगा टी. तो यहाँ पे वी नोट में किसको अज्यूम कर रहा था? एन बी ए ओमेगा को. तो इट विल बिकम ट्वाइस, सो इट इज 2 वी नोट साइन 2 ओमेगा टी. अब ये जो भी ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है वो इसका आंसर हो जाएगा. सो इट इज मैचिंग विद ऑप्शन सी. So V equals to 2 V naught into sine of 2 omega t will be the answer. I hope you got all the answers correctly. And still, if you have any doubt, then you can ask in the comment section. Thank you so much.